आज का टॉपिक है अमोनिया प्रोडक्शन बाय हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर बोस प्रोसेस जो है उससे अमोनिया हम कैसे बनाते हैं आज हम पढ़ेंगे। अमोनिया हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अमोनिया का यूज हम कहाँ करते हैं, अमोनिया की रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। उसकी फ्लोशीट किस तरीके से हम समझेंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैसे है, इंडस्ट्रियल हम बनाते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो सबसे ऊपर हेडिंग आपको डालनी है अमोनिया। हम बात कर रहे हैं अमोनिया की। तो अमोनिया बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। अमोनिया को कैसे बनाया जाता है आज हम सीखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम अमोनिया की प्रॉपर्टी। दिस इज द पर्टिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। हम इनको ज़्यादा याद नहीं करेंगे, बस एक आइडिया हमें होना चाहिए। अमोनिया का मॉलिक्यूल वेट कितना होता है, 17 मॉलिक्यूल वेट होता है अमोनिया का। अमोनिया का फार्मूला है NH3, आयन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 और 14 कितना होगा 17। अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है -77.7 डिग्री। ठीक, -77 याद रखिएगा। तो -77 -77 ये अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले अमोनिया गैस होगी, हम इसको टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लिक्विड बन जाएगा। इसको और टेम्परेचर कम करेंगे तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो जिस पॉइंट पर सॉल्ट लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड -77। और बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होता है, वो है -33.4। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जो है मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट है 17, मेल्टिंग पॉइंट -77 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये जो है हाई सोलुबल इन वाटर। अमोनिया बहुत ज़्यादा सोलुबल होने वाली गैस है जो वाटर में सबसे जितनी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, SO2, CO2। हालांकि SO2 ज़्यादा सोलुबल होने वाली गैस है। SO2, CO2, CH4, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी गैसेस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस डेवलप होने वाली है तो वो है अमोनिया गैस। उसकी सोलबिलिटी वाले हमने आपको पढ़ाया था केमिकल टेक्नोलॉजी में, आपने देखा। तो देखो हाईली सोलुबल इन वाटर। बट रिलीज हीट। अगर अमोनिया को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ से मुझे मिलता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अगर कोई भी प्लांट ऐसा है जहाँ पर हम अमोनिया को हैंडल कर रहे हैं और पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, उससे NH4OH बनता है। तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, जिससे उस सिस्टम का, उस एब्जॉर्बर का, अमोनेशन टावर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर हमें उसको एब्जॉर्व करना है, मतलब एब्जॉर्प्शन हमें मेंटेन करना है, तो वहाँ पर हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हमने आपको सोडा ऐश पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने अमोनेशन टावर में हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ के 65 हो जाता है और उसको घटा के हम 35 और 25 लेके आते हैं, वो आपने देखा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ अमोनिया या फिर यूज ऑफ अमोनिया। यूज ऑफ अमोनिया।
कौन कौन से यूज हैं? नंबर 1 सबसे ज़्यादा यूज अगर होने बात करें तो हम अमोनिया बनाने के लिए यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, फार्मेशन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अमोनिया का, यूरिया बनाने में करते हैं। तो फार्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक, या प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। हम इसका यूज सोडा ऐश बनाने के लिए भी करते हैं। सोडा ऐश Na2CO3 इसको बनाने के लिए यूज करते हैं, बट इसका रॉ मटेरियल नहीं है, बट मुझे इसको हेल्प लेनी पड़ती है अगर हम सॉल्वेबल प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं। ठीक, तो आपने देखा अगर हम मॉडिफाइड सॉल्वेंट्स बनाते हैं, डुअल प्रोसेस बनाते हैं, तब वहाँ पर जो अमोनिया है वो एज ए रॉ मटेरियल हम बोल सकते हैं यूज होता है, और फिर बाद में उसको हम रिकवर नहीं करते हैं। जबकि सोडा बनाने की सॉल्वेबल प्रोसेस में, स्टैंडर्ड सॉल्वेबल प्रोसेस में हम इसको एज ए ऑक्सिलरी रॉ मटेरियल मानते हैं। अगर हम ओस्टवाल्ड विधि से HNO3, आपको हम इसी फर्टिलाइजर सेक्शन में पढ़ाएंगे। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। अगर आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है ओस्टवाल्ड मेथड से, तब अमोनिया जो है वहाँ पर यूज होती है। अमोनिया, प्लेटिनम और रोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, अमोनिया जो होती है उससे NO2 NO3 बनाते हैं, NO बनाते हैं, और वो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रोडियम होता है, और उसको फिर बाद में हम वाटर में ऑब्जर्व करते हैं, और इस तरीके से हमें HNO3 मिलता है ओस्टवाल्ड मेथड से। तो HNO3 बनाने में भी अमोनिया का यूज करते हैं। अगर हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट जो एक फर्टिलाइज़र है और नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, और इसको बनाने के लिए भी हम अमोनिया का यूज करते हैं। दूसरा, अमोनियम सल्फेट के बारे में बात करें तो अमोनियम सल्फेट, इसको बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज किया जाता है। ये आल्सो जो है ये एक अमोनियम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। इसके साथ में हम अगर DAP के बारे में बात करें, डाई अमोनियम फास्फेट के बारे में, या फिर मोनो अमोनियम फास्फेट, ये दोनों जो है अमोनिया से बनाए जाते हैं। आप देखोगे कि अगर हम आर्थो फास्फोरिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, MAP बनता है, और MAP में एक बार दोबारा से अमोनिया मिलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो DAP बनता है, जब नेक्स्ट सेक्शन में देखोगे। एक और महत्वपूर्ण इसका एप्लीकेशन है, आपको याद होगा जब हम H2SO4 बना लेते हैं, तो H2SO4 जो है इसको अगर हम बाई चैम्बर प्रोसेस बनाते हैं, याद होगा आपको कि बाई चैम्बर प्रोसेस अगर हम H2 बनाते हैं, तो चैम्बर प्रोसेस में मेरे प्यारे मित्रों, हमें चैम्बर प्रोसेस में अमोनिया की रिक्वायरमेंट थी, और अमोनिया को हम जलाते थे और NO और NO2 वगैरह बनाते थे, और जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, नॉक्स हैं, इन सभी का यूज एज ए कैटलिस्ट होता है चैम्बर प्रोसेस में। वो आप लोग जहाँ पर गैलोसॉक टावर हम यूज करते हैं, गैलोसॉक टावर कहाँ यूज करते हैं, तो कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस में H2 बनाने के लिए गैलोसॉक टावर का यूज किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था। चलिए लिखिएगा, हेडिंग है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, ऑल प्रोसेस, यहाँ पर जितनी प्रोसेस हैं वो उनमें कोई ना कोई कैटालिटिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम आयरन कैटलिस्ट को यूज करेंगे, पोरस आयरन कैटलिस्ट यूज करेंगे। देखो, प्रिंसिपल वेरिएशन इन द ऑपरेटिंग प्रेशर एंड कन्वर्जन। एक्चुअली हम जो बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ हैबर प्रोसेस, तो रिएक्शन होती है N2 3H2 = 1H3।
यानी 4 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लचीले प्रिंसिपल लासतलिया नियम लगाएंगे तो आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब हाई प्रेशर अगर रखेंगे तो हमारा कन्वर्जन अच्छा मिलेगा। और ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका मतलब है कि हमें टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा तो रिएक्शन जो अच्छी होगी। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम रखने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा। तो इन दोनों चीज़ ध्यान रखते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमें अच्छा कन्वर्जन मिलेगा, टेम्परेचर कम मेंटेन करेंगे तो हमें कन्वर्जन अच्छा मिलेगा। चलिए हम एक चार्ट आपको बना के देते हैं, इसमें हम लिखते हैं कि प्रेशर पर किस तरीके डिपेंडेंसी शो करता है। यहाँ पर ऐसे बना लीजिए। ऊपर लिखोगे ऑपरेटिंग प्रेशर। अगर आप ऑपरेटिंग प्रेशर इतना रखते हो तो उस कंडीशन में कन्वर्जन आपको कितना मिलता है। वैसे देखा जाए तो इस पूरी प्रोसेस में 8% से 30% तक कन्वर्जन मिलता है और इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। जबकि इंडस्ट्रियली हम डाटा देखें तो 15 से 20% कन्वर्जन मिलता है। कन्वर्जन काफ़ी कम रहता है क्योंकि हम वो सारी कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उतना हाई प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें कन्वर्जन उतना नहीं मिलता है, जिससे हमें रिसाइकलिंग करनी पड़ती है। चलिए लिखिएगा। सबसे पहले वेरी हाई प्रेशर। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा मतलब जो है कि 900 से लेकर 1000 ATM, मैं इसको ATM में बात कर रहा हूँ, ठीक, अब समझ जाइएगा। हाई प्रेशर जो है बहुत हाई प्रेशर है, जो 900 ATM प्रेशर बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है, जिसको आप ऐसे फील भी नहीं कर सकते। अगर ओपनली कहीं पर इस प्रेशर को ओपन कर दिया जाए, एक्सपोज कर दिया जाए, तो ऐसे मान सकते हो कि कई किलोमीटर रेडियस की जो है ख़त्म कर देगा। 40 से लेकर 80% कन्वर्जन हमें यहाँ मिल जाता है, और ऐसी कंडीशन में किसी प्लांट में मेंटेन नहीं करते हैं, इसलिए जी हमारे बस लिखा हुआ है, थ्योरी है। चलो अगर हम हाई प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं, हाई प्रेशर से हमारा मतलब है कि लगभग 600 ATM तक। इतना प्रेशर भी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, और इतना प्रेशर का इंडस्ट्री में मेंटेन किया जाता है। 15 से 25%। फिर हम मीडियम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, हम मॉडरेट प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली हर इंडस्ट्री में होता ही है। मॉडरेट प्रेशर 200 से लेकर 300 ATM, और यहाँ हमें 10 से लेकर 30% तक कन्वर्जन मिल जाता है। लो प्रेशर के बारे में बात करें, लो प्रेशर मतलब 100 ATM का प्रेशर, तो यहाँ पर हमें 8 से 30% का यहाँ पर कन्वर्जन मिल जाता है। हमें शॉर्ट ज़्यादा नहीं करना है, बस हमें मेंटेन रखना है कि भाई नॉर्मली इस प्रेशर पे हम 600 वाले प्रेशर की रेंज में चलाते हैं, और जो मॉडरेट प्रेशर में चलाते हैं प्लांट को, 2 तरीके चलाते हैं। और हम सिंपल इतना समझना है कि प्रेशर हाई होगा तो कन्वर्जन अच्छा मिलेगा, बस इतना हमें याद करना है और इसमें कुछ याद नहीं करना है। लिखिएगा। हैबर बोच प्रोसेस, ये वही प्रोसेस है जिसमें लेबोरेटरी में भी आपने अमोनिया बनाया होगा, हैबर प्रोसेस। बनाया नहीं होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा थ्योरी में ना। और हल्की हल्की अमोनिया की महक आने लगती है, जिसको बनाते हैं, हमें कुछ एक्टिविटीज टाइप करते हैं।
अगर मुझे 100 kg अमोनिया बनाना है तो देखो कौन कौन से मटेरियल हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे। हमें हाइड्रोजन गैस चाहिएगी 21 किलो, मुझे नाइट्रोजन गैस चाहिएगी 96 kg, मुझे कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट का यूज हम करते हैं नाइट्रो हाइड्रो रिएक्शन से हमें अमोनिया बनाने के लिए। एक कैटलिस्ट होता है जो होता है आयरन ऑक्साइड यानी आयरन के ऑक्साइड से कैटलिस्ट यूज होता है, और हमें 20 kg कैटलिस्ट होगा तो हमारा ये काम हो जाएगा। लिखिएगा नोट क्या करना है, यहाँ पर कैटलिस्ट जो होता है बेसिकली आयरन कैटलिस्ट जो होता है। ठीक, इसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए देखो कैटलिस्ट आयरन प्रमोटेड बाई अल्कली आर नॉन पोरस मेटल लाइक K2O 1 से 2%। ठीक, एंड Al2O3 2 से 5%। तो यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट होता है और प्रमोटर के तौर पर Al2O3 यूज होता है और K2O यूज होता है। ठीक, K2O यूज होता है और Al2O3 होता है एज ए कैटलिस्ट प्रमोटर, और बेसिक कैटलिस्ट हमारा आयरन है। ठीक, टेम्परेचर यहाँ 500 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर बढ़ता भी रहता है। तो लिख लो यहाँ पर मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो है हमारा 620 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसमें आगे हम लिखेंगे कि एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो कैटलिस्ट जो है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं, उसमें सेंटरिंग हो सकती है, उनमें एग्लोमरेशन हो सकता है, मतलब सारी जो कैटलिस्ट है वो आपस में मिल जाता है, डेले बन जाते हैं, सरफेस एरिया ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, वो सारी दिक्कतें आती हैं। तो लिखिएगा एट हाई टेम्परेचर सिंटरिंग may be possible। सिंटरिंग में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। जो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है कैटलिस्ट का, ये पोरस कैटलिस्ट होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। कैटलिस्ट का क्या सरफेस एरिया तो होता है मेन, वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो आपस में चिपक जाए तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी। वो आपने देखा ही है, मैंने सियारी में आपको समझाया है। अब देखो फेवरेबल कंडीशन के बारे में बात करें तो हैबर विधि में जो रिएक्शन है आपको याद होगा N2 प्लस 3H2 इक्वस टू 2NH3, और ये रिएक्शन जो थी रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्लस इसमें 22 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है रिलीज होती है। रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक टाइप के रिएक्शन है। हम इसमें देख रहे हैं कि 1 और 3 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर हम डेल्टा भी निकालें तो 2 - 4 यानी -2 बन रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, हमें इसको बनाए रखने के लिए हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट है, इसलिए देखो रिक्वायर्ड हाई प्रेशर, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना अच्छा करने मिलेगा, आपने चार्ट में भी देखा। दूसरी बार रिएक्शन एक्सोथर्मिक है।
रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक हो, अगर रिएक्शन वन डायरेक्शनल है, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमेशा हाई टेम्परेचर पर हाई एनर्जी देने पर तो क्या होगा, रिएक्शन का जो कन्वर्जन है वो बढ़ेगा। बट रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा रिएक्शन एक्जो है या फिर एंडो है। मैंने आपको सीआरएम समझाया था, अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है तो डेफिनेटली क्या है कि हमें हमें उसको और एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी है, यानी टेम्परेचर को कम करना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक, ताकि हमें मैक्सिमम जो है क्या मिले, मैक्सिमम कन्वर्जन मिले। इसका जो रिएक्टर होता है, इसको बाहर से हम कूलिंग गैस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वो दोबारा से वापस टेम्परेचर कम हो जाए। जी आपने देखा। लेचेटियर लॉ हमें बताता है कि रिएक्शन कन्वर्जन किन टेम्परेचर पर कैसे प्रभावित करता है, प्रेशर कैसे प्रभावित करता है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे प्रभावित करता है, वो सारी चीज़ें हमें लेचेटियर लॉ बताता है और उसको हमें समझना चाहिए। सीआरए मैंने आपको समझाया है, ठीक। तो ये थी कहानी हमारे क्या बोलते हैं, अमोनिया की। चलिए अमोनिया फ्लोशीट को देख लेते हैं। हमारे सामने अमोनिया की फ्लोशीट है। अमोनिया कैसे बनाते हैं आइए हम देखें। सबसे पहले हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, और रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, यानी 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे तो 3 मोल हाइड्रोजन लेंगे, इक्वस टू 2NH3, ठीक, और प्लस 22 किलो कैलोरी एनर्जी। तो इस रिएक्शन के हिसाब से हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन का मिक्सचर लेंगे। तो 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन का मिक्सचर लेंगे। ये रिएक्शन हैबर विधि से बनाई गई है, इसलिए इसके आधार पर प्लांट हमें डिजाइन करना है। तो हमने ऐसा लिया। उसके बाद क्या है कि ये जो दोनों गैसेस हैं वो प्यूरीफाइड होनी चाहिए। प्यूरीफाइड होने का मतलब नाइट्रोजन हम कहाँ से लेते हैं, तो नाइट्रोजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। आपको मालूम है हमारे पास कई मेथड हैं, जैसे लिंडे फ्रेंकल मेथड है, कैलॉग मेथड है और अदर मेथड है। वो सारे मेथड से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं। नाइट्रोजन जब बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि उसमें मिली रहती हैं। आपको मालूम है एटमॉस्फेयर में 1% आर्गन गैस है, तो वो गैस उसमें आई जाती है, क्योंकि वहाँ तक कूलिंग करना, वहाँ तक उसको क्रायोजेनिक प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी इम्प्योर रह जाती हैं, तो हमें इस आर्गन का ध्यान रखना है, ठीक है। जो बाद में कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दुष्परिणाम इसका आएगा, जो मैंने आपको याद होगा एमईबी में आपको रिसाइकलिंग पढ़ाई थी, पर्जिंग पढ़ाई, उसमें मैंने बताया था। तो फिर फाइनली समझिए हम N2 हाइड्रोजन को प्यूरीफाइड कर लेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन में तो आर्गन होगी, क्लियर होगी बात। हाइड्रोजन हम कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाने के लिए हम लोग जो नेचुरल गैस होती है मेथेन 95%, उस मेथेन को हम क्या करते हैं कि उसकी रिफॉर्मिंग करते हैं। तो रिफॉर्मिंग करने पर जो उसकी CH4 है, मेथेन है, वहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाता है, और रिफॉर्मिंग करते समय हम इसमें CO और CO2 भी आ जाता है। तो CO और CO2 दोनों हमारे कैटलिस्ट के लिए अच्छे नहीं हैं, मुझे उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेथेन में, उनका मेथिनेशन करना पड़ेगा। तो मेथिनेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फीड गार्ड कन्वर्टर है, हम अगर हमारे पास CO और CO2 है तो हम इससे इसको गुजार सकते हैं, और अपनी CO और CO2 को CH4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में ही अगर इसमें वाटर कंटेंट हमारी गैसेस में है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में वाटर कंटेंट है, H2S कंटेंट्स है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, तो उन सारी चीज़ों को हम यहीं पर क्या कर सकते हैं, निस्ते नामूद कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम इन दोनों गैसेस को यहाँ पर ले आते हैं, इनको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिएक्टर जो है हमारा, जो जिसमें हमें इसको डालना है, वो 100 से लेकर 1000 जितना कन्वेंस चाहिए इतना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रेशर जो है वो कंप्रेसर दिया जाता है, और कंप्रेशन कॉस्ट एक बड़ी कॉस्ट में है। तो हमें इतना हमें लगता है कि हमारा सिस्टम फिजिबल है, ऑपरेशन हमारा चल सकता है, और तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो फाइनली जो भी हमने प्रेशर रखा है, थोड़ा उससे ज़्यादा प्रेशर हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। फिर हम इसमें जब प्रेशर कंप्रेशन करते हैं तो कुछ ऑयल्स वगैरह होते हैं, फॉर्म करते हैं, उनको हम ऑयल फिल्टर के थ्रू हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास CO2 CO इसमें है, जो हाइड्रोजन साथ में आ गई है, उसको मुझे CH4 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि CH4 जो है आगे जाने पर कोई भी नुकसानदायक चीज़ें नहीं क्रिएट होती हैं, कैटलिस्ट के लिए ख़राब नहीं है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है। और उसमें हाइड्रोजन H2S फास्फोरस को यहाँ पर हम फीड गार्ड कन्वर्टर में हम सेपरेट कर लेते हैं।
इसके बाद हमारे पास रिएक्टर आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्टर है, यूरिया वो अमोनिया रिएक्टर है। इसमें हम क्या करते हैं कि इस गैसेस के मिक्सचर को ले आते हैं और गैसेस के जो मिक्सचर है थोड़ा इसको हम क्या करते हैं कूलिंग कर लेते हैं। क्लियर, कूलिंग कर लेते हैं और कूलिंग करने के बाद फिर हम इस रिएक्टर जोन में इसको डालते हैं, जिसमें कैटलिस्ट का बेड बना होता है, उसमें हम डालते हैं। आप देख रहे हो कि दोनों तरफ से जो गैस यहाँ पर आ रही है और जो कूलिंग के बाद गैस आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम मेंटेन करेंगे तो अच्छी बात है, कन्वर्जन मुझे अच्छा मिलेगा। तो हम यहाँ पर कन्वर्जन टेम्परेचर कम करने की कोशिश करते हैं पहली बात, और नंबर 2 यहाँ पर प्रेशर कंप्रेसर से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 2 कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं, इस तरीके से ट्यूब होती हैं और उन ट्यूब से होकर गैस हमारी पास होती है। उन ट्यूब में हमारा जो है पैकिंग भरी होती है, किसकी, आयरन की पैकिंग भरी होती है। और अगर उनकी कैपेसिटी कम हो गई है, एफिशिएंसी कम हो गई है, तो उनको बढ़ाने के लिए हम K2O और Al2O3 यानी एलुमिना और पोटासिक ऑक्साइड, ये दोनों को क्या करते हैं हम यहाँ पर उनके डाल देते हैं, थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं उनका, तो जिससे उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। फाइनली यहाँ से हम देखते हैं तो हमारी अब अमोनिया गैस बन चुकी है। कन्वर्जन 8 से 30% तक हमें फाइनली मिल चुका है। मतलब नाइट्रोजन अगर मैं 1 मोल डाला है, 1 मोल नाइट्रोजन डाला है तो उससे 2 मोल बनना चाहिए, है ना। तो मगर 2 मोल ना बन के इसका मतलब 15% बनता है। तो 1 मोल का मतलब 1 मोल से 2 मोल बनना चाहिए, बस 1 मोल डालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मुझे 0.3 मोल ही अमोनिया मिल पा रही है, इसकी 15% कन्वर्जन होगा। तो इस तरीके से 15 से 20% जो भी कन्वर्जन मिलता है, फाइनली 8 से लेकर 30% रेंज में मिलता है। तो अब हमारे सामने अमोनिया गैस मिल चुकी है। अमोनिया गैस है और इसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है जो अनकन्वर्टेड है, और इसमें आर्गन है जो कि साथ में आया हुआ है, जो कि बहुत लो टेम्परेचर पे ही कंडेंस होता है, वो हम ऐसे कंडेंस नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कूलिंग वाटर चिलर है हमारे पास, एक वाटर चिलर है जिसमें हम चिलिंग वाटर, इस टेम्परेचर हमारा 15-20 जो भी होता है उससे इसको हम क्या करते हैं ठंडा करते हैं। गैसेस होती हैं यहाँ पर, मिक्सचर होता है, तो 15-20 का जो भी वाटर है उससे क्या करते हैं हम पाइप पे डालते हैं ऊपर से, जिससे हमारा जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो अमोनिया गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है और ये सेपरेटर है, लिक्विड यहाँ पर चला जाता है। और जो ऐसी गैस है जो अभी इस टेम्परेचर पर हमारी कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, उनको हम अमोनिया रेफ्रिजरेंट टाइप का जो कंडेंसर है इसमें ले जाते हैं, और उसमें कंडेंसिंग के लिए जो कंडेंसिंग मीडिया है, कूलिंग मीडिया है, वो अमोनिया हम यूज करते हैं, अमोनिया गैस यूज करते हैं। और अमोनिया गैस -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर यूज करते हैं, जिससे क्या है जो गैसेज अभी कन्वर्ट नहीं हुई थी यहाँ पर वाटर चिलर में कन्वर्ट नहीं हुई थी, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती हैं। फाइनली यहाँ का लिक्विड और इन दोनों लिक्विड मिला के हम अमोनिया को इस स्फेरिकल टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। हम इसको हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो इससे जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, सिस्टम बहुत हाई प्रेशराइज हो जाता है। अगर ये स्फेरिकल ना होके ऐसा होगा तो ये किसी भी स्पेसिफिक वॉल पर टकराएगा और उससे जैकेट जो है झटक सकती है, क्रैक हो सकती है, फट सकती है, तो जिससे अमोनिया बहुत ही खतरनाक गैस है जो एटमॉस्फेयर में आ सकती है। तो एक मतलब महामारी आ सकती है। खतरनाक चीज़ मतलब क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जिस जगह पर अमोनिया जाएगी वहाँ पर ऐसा जाने कि डेड बॉडी के बिछ जाएंगी, है ना। कई ऐसे प्लांट हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है, अगर अमोनिया फैलती है तो चारों माध्यम ठंडा हो जाता है, जो लोग वहाँ टच में आते हैं बहुत नशे में गिरते हैं और मर जाते हैं बड़ी मात्रा में अगर अमोनिया बरसाव होता है तब। तो हमें क्या करना है, इसको स्फेरिकल टैंक में स्टोर करते हैं, जिससे कि प्रेशर अगर हाई प्रेशर बन भी आ रहा है तो वो इन स्फेरिकल कर्व की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमारा जो वेसल है फटने से बच जाता है। मतलब ये मैक्सिमम प्रेशर को बियर कर सकता है, इसलिए हम स्फेरिकल टैंक में इसको भर लेते हैं। अच्छा, जो गैसेस यहाँ पर अभी भी लिक्विफाई नहीं हो पाई हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल रेसिव सर्कुलेटर जो है बेलुअर टाइप की चीज़ें होती हैं, उनसे क्या करते हैं हम दोबारा से इस प्रोसेस में डाल देते हैं और दोबारा से, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है उसमें नाइट्रोजन है, क्योंकि अभी मात्र मैंने 15% कन्वर्जन हुआ है तो बचा हुआ तो है ही, तो रिसाइकलिंग कर दिया हमने, इसमें रिसाइकलिंग कर दिया। बट अगर रिसाइकलिंग कर देंगे और यहाँ से हम आर्सेनिक डाल रहे हैं, वो मतलब आर्गन गैस यहाँ पर डाल रहे हैं। आर्गन गैस कैसी है, इनर्ट गैस है, यहाँ जाएगी हम और जो यहाँ पर कंडेंस होगी नहीं, फिर यहाँ डाल देंगे, फिर ऐड होगी, तो कंटिन्यू ऐड होती रही तो क्या होगा, प्रोसेस में ऐसा दिखाई देगा कि नाइट्रो हाइड्रोजन कुछ नहीं बची है, 99% तो आर्गन हो जाएगी
जाएगी, 1% इसमें हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा तो प्रोसेस हमारी ब्लॉक हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना हमने यहाँ पर आर्गन डाला है परमिट टाइम में, उतना आर्गन यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ब्लीडिंग आउट करते रहते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम बैलेंस रहता है और आर्गन जो सिस्टम में एक्यूमुलेट जितनी है उतनी रहती है, उससे ऊपर उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। मान लो 100 किलो हम 100 किलो यहाँ पर एयर डाल रहे हैं, जिसमें 1 किलो 100 किलो एयर डाल रहे हैं, तो मैं 1 किलो आर्गन इसमें एंट्री कर रही है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 किलो यहाँ निकालनी पड़ेगी। 500 किलो में आधा किलो है, तो 1 किलो यहाँ ब्लीड करेंगे तो उसमें 1 किलो यहाँ निकल जाएगी। मेरे यहाँ पर सब कहने का 2 ही मकसद हैं कि पहला है कि यहाँ पर जितनी भी हम जो फीडिंग है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फीडिंग है, उस नाइट्रोजन हाइड्रोजन की फीडिंग देखें कितनी आप डाल रहे हो 1 घंटे में। आपने कहा 1 घंटे में हम 1 kg आर्गन डाल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर हम कुछ मात्रा क्या करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और आर्गन के मिक्सचर की यहाँ पर एटमॉस्फेयर में बाहर फेंकते रहेंगे, और इतनी फेंकेंगे कि 1 घंटा में जो 1 किलो डाली है आपने, उतनी 1 घंटा में 1 किलो आर्गन बाहर निकल जाए, है ना। तो उसके कैलकुलेशन को मैंने आपको बताया है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं क्या है, मैंने आपको समझाया। तो इस तरीके से ये सिस्टम हमारा काम करता है और फाइनली अमोनिया बन जाती है। अमोनिया बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। अमोनिया फर्टिलाइजर सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चाहे वो हमारा क्रेबको प्लांट हो, चाहे वो अदर इंडस्ट्री प्लांट हो, यारा फर्टिलाइज़र, टाटा केमिकल अम्ब्रेला और चम्बल फर्टिलाइज़र, और बहुत सारे प्लांट हैं जो यूरिया बनाते हैं, और उन सारे प्लांट के लिए, और चाहे इफ़को हो, इन सब के लिए अमोनिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीख रहे होगे। हम कुछ प्लांट के नाम बता रहे हैं जहाँ पर अमोनिया यूज़ करते हैं, अमोनिया बनाते भी हैं। देखो, इफ़को फूलपुर में प्लांट है, जिसमें जो है हम अमोनिया बनाते हैं 900 टन अमोनिया बनाते हैं, और इसमें यूरिया 1500 टन कैपेसिटी का है। NFL पानीपत में हम अमोनिया जो है वो बनाते हैं 900, अमोनिया 900 टन बनाते हैं। ऐसे ही FCI रामागुंडम में है, 900 टन बनाते हैं। RCF ट्राम्बे में है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र, तो इसमें बनाते हैं। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सिंदरी में प्लांट है, सिंदरी प्लांट है, इससे अमोनिया बनाते हैं हम 900। ऐसा अमोनिया बनाने के लिए यहाँ पर फ्यूल ऑयल यूज़ करते हैं। गोरखपुर में हम अमोनिया बनाते हैं, इसमें हम 550 बनाते हैं अमोनिया। रामागुंडम में 900 बनाते हैं, और तलचर में 900 बनाते हैं। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर में प्लांट है, और बरौनी में प्लांट है, और नाम्स फर्स्ट, नाम सेकंड, नाम थर्ड ये प्लांट है। ये सब, इन सब में हम क्या करते हैं, सब बनाते हैं। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड ट्रॉम्बे दूसरा प्लांट है एक, इन सब में बनाते हैं। NFL के प्लांट में बात करें तो नांगल में प्लांट है, इसमें 300 टन बनाते हैं, और नांगल का एक्सपेंशन हुआ है, उसमें 600 टन बढ़ा दिया गया। भटिंडा में बनाया गया अमोनिया, इधर अमोनिया 900 बनाते हैं भटिंडा में। पानीपत में 900 बनाते हैं, बीजापुर में 1350 बनाते हैं। ये सारे प्लांट हैं जिनमें अमोनिया बनाते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी इफ़को, इसमें कलोल में 910 बनाते हैं, फूलपुर में 900 बनाते हैं। आंवला में हम 1350 जो है टन अमोनिया बनाते हैं। इसके बाद क्रेबको प्लांट है, कृषक भारती कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हजीरा में प्लांट है इसका, इसमें हम 2 यूनिट हैं जो 1350 बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड है ना, जो इसमें भी हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, तो इसमें भी क्या करते हैं, हम अमोनिया बनाते हैं, और बहुत सारे प्लांट इसके सेक्शन है इसमें बनाते हैं। और इसमें हम नेचुरल गैस ना यूज करके यहाँ पर नेफ्था वगैरह यूज करते हैं, या तो नेचुरल गैस से बनाते हैं। पहले हम नेफ्था से बनाते, नेफ्था लिक्विड फार्म में होते से बनाते थे, और एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं आती थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल गैस से बनाने लगे। HBG लाइन जो है वो काफ़ी प्लांट को आजकल कवर कर रही है, चाहे वो टाटा केमिकल हो, चाहे वो क्रेबको हो, चाहे वो इफ़को हो। और अमेठी का प्लांट जो है क्या बोलते हैं, रायबरेली वाला प्लांट है। और जो इंडोकल फर्टिलाइजर, सारे प्लांट जो है HBG लाइन जो है उसको कवर करती है, जहाँ से नेचुरल गैस जो है सप्लाई होती है। तो कोरोमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड विशाखापत्तनम, इसका गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर लिमिटेड, इन सब में जो अमोनिया बनता है। GSFC जो बड़ोदरा में प्लांट है, वो 500 से ज़्यादा उसमें हम टन बनाते हैं अमोनिया, 450 और समथिंग इतना, और ज़्यादा बनाते हैं। 500 पहले 450 2 बनाते हैं। इधर ICI इंडिया लिमिटेड कानपुर एक्सपेंशन जो है, ICI इंडिया लिमिटेड जो है इसमें 830 बनाते हैं, और कानपुर एक्सपेंशन जो है इसमें 415 बनाते हैं। जो
इसकी कई प्रोसेस हैं, जैसे किसी में कैलॉग प्रोसेस से बनाते हैं, किसी में टॉप्सो प्रोसेस से हम बनाते हैं, गैसिफिकेशन से करते हैं, कहीं पर ऐसे ही से हम गैसिफिकेशन करते हैं, वो टेक्नोलॉजी है। मतलब कहना जैसे प्लांट है मद्रास फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड MFL जो है, इसमें मनाली में एक प्लांट है इसका, और जो नेप्ता के थ्रू बनाता है 750 टन बनाता है। तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर है। मंगलौर केमिकल रिफाइन, मंगलौर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड MCFL, तो जिस सब में हम प्लांट बनाते हैं। नायवेली लिग्नाइट श्रीराम फर्टिलाइजर केमिकल्स कोटा में प्लांट है, 600 टन बनाते हैं वहाँ पर। ज्वारी एग्रो केमिकल लिमिटेड में हम 660 बनाते हैं। साउथर्न पेट्रोकेमिकल लिमिटेड 1100 बनाते हैं यहाँ पर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला में 450 टन बनाते हैं। जे पर डे का हिसाब है, ठीक है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेट लिमिटेड भरूच में प्लांट है गुजरात में, 1350 टन यहाँ बनाते हैं। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड तलोजा है ना, तो जिसमें हम 272 टन बनाते हैं। इंडोगल फर्टिलाइजर मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर भी अमोनिया बनाते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, 1350 में बनाते हैं। इसके अलावा टाटा केमिकल बमराला था जो प्लांट अभी यारा के नाम से है, और इफ्को आंवला, और ये तीनों प्लांट 1350 टन अमोनिया बनाते हैं, ठीक। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जो बन गए हैं, जैसे कि नए बने हैं नागार्जुन फर्टिलाइजर लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड, टाटा केमिकल लिमिटेड आपको मालूम है 1995 में बना, और यहाँ भी 1385 में बनाया। चंबल की जो यूनिट है गड़ेपन है ना, जो उसमें, तो वहाँ पर गाड़ीपन में 1350 बनाते हैं। नागार्जुना जो प्लांट है उसमें 900 बनाते हैं। इसके अलावा बिंदल एग्रो सजानपुर में जो था HBJ पाइपलाइन जहाँ से आती है, वहाँ से हम इसके लिए भी नेचुरल गैस लेते हैं, और वहाँ पर 1350 कैपेसिटी है। तो ये सब डाटा था जो मैंने आपको बताया, और मुझे लगता है काफ़ी आइडिया आपको क्रिएट हुआ होगा अमोनिया के बारे में। कैसे लिएगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार। अगर आपको पूरा कोर्स परचेस करना है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, केमिकल गुरु एप्लीकेशन। आप किसी प्लेटफॉर्म से हमारा वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर हमारे टच में रहिएगा। हम स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ाते हैं, और आपने हमारा क्लास देखा है, देख ही लिया होगा। हमारा जो भी स्टूडेंट क्लास परचेस कर लेगा एक बार, तो डेफिनेटली ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो वो क्रैक नहीं कर सकता है। नमस्कार।